नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में मिलेगा 10% आरक्षण। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर दी पीएम को सीधी बहस की चुनौती, रक्षा मंत्री के बयान को बताया झूठ। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों पर सीएम अशोक गहलोत ने जताई चिंता, कहा सरकार अपने स्तर पर कर रही है मॉनिटरिंग। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने ली कृषि विभाग की समीक्षा बैठक, विभागीय योजनाओं की क्रियान्वयन में कोताही न बरते अधिकारी। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा दांव खेला है। केंद्र सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया। केंद्र सरकार आरक्षण के इस नए फार्मूले को लागू करने के लिए आरक्षण का कोटा बढ़ाएगी। भारतीय संविधान में आरक्षण के लिए आय को आधार मानने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे में सरकार के पास गेम चेंजर माने जा रहे मूव को अमली जामा पहनाने के लिए संविधान संशोधन ही एकमात्र रास्ता है। सूत्रों के मुताबिक आरक्षण का कोटा मौजूदा 49.5% से बढ़ाकर 59.5% किया जाएगा। इसमें से 10% कोटा आर्थिक रूप से पिछले लोगों के लिए होगा। बता दें कि लंबे समय से आर्थिक रूप से पिछले सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग की जा रही थी। आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके पारिवारिक आय 8 लाख रुपए सालाना से कम है, उन्हें ही इसका फायदा मिलेगा। इसके साथ ही इसके लिए 1000 स्क्वायर फीट से छोटे मकान और 5 एकड़ से कम की कृषि भूमि की शर्त भी रखे जाने की खबरें हैं। इस मामले में कांग्रेसी नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल डील को लेकर एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि संसद में रक्षा मंत्री ने राफेल डील को लेकर बिल्कुल झूठ बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष ने चिर परिचित चौकीदार कमेंट किया और कहा कि पीएम मुझसे बहस के लिए तैयार नहीं है। सारा देश समझ गया है कि चौकीदार ने चोरी की है। रक्षा मंत्री ने संसद में दिए बयान में HAL को सरकार की तरफ से 1 लाख करोड़ रुपए देने की बात कही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने निर्मला सीतारमण के सामान्य परिवेश से आने वाले बयान पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि संसद में कहा था 1 लाख करोड़ रुपए HAL सरकार ने दिए। आज उन्होंने कहा 26,570 करोड़ रुपए HAL को दिए। निर्मला सीतारमण ने डायरेक्ट झूठ बोला है। उन्होंने टेक्निकल प्रोसेस बोला, इसका मतलब पैसा देना नहीं होता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम ने अपने दोस्त अनिल अंबानी की सहायता करने के लिए यह डील की। वह मेरा सामना नहीं कर सकते हैं और मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दे सकते। मैं उनसे कहता हूं कि वह सीधे मुझसे 15 मिनट राफेल पर बहस करके दिखाएं। उच्चतम न्यायालय द्वारा IT अधिनियम की धारा 66A के तहत की गई गिरफ्तारी को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाने पर अदालत ने केंद्र सरकार को लताड़ लगाई। जस्टिस RF नरीमन की पीठ ने गिरफ्तारी का दावा करने वाली जनहित याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को 4 हफ्तों का समय दिया है। जस्टिस नरीमन ने कहा कि यदि इन्होंने जो आरोप लगाए हैं वे सही हैं तो आप लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने उन लोगों की सूची दी है जिन पर मुकदमा चलाया गया है। हम उन सभी लोगों को जेल में भेज देंगे जिन्होंने गिरफ्तारी का आदेश दिया था। हम सख्त कदम उठाने वाले हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर IT कानून की धारा 66A को समाप्त करने के उसके आदेश का उल्लंघन किया गया तो संबंधित अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाएगा। PUCL ने न्यायालय में दायर की गई याचिका में कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा IT कानून की धारा 66A को समाप्त करने के बाद 22 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमे दायर किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार को जल्द ही 40,000 करोड़ रुपए लाभांश के तौर पर देने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बाजार में नकदी की किल्लत किसी भी हालत में नहीं हो पाएगी। हालांकि रिजर्व बैंक जल्द ही सरकार को 40,000 करोड़ का लाभांश के तौर पर देने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यह लाभांश मार्च तक सरकार को मिलेगा। इस लाभांश के मिलने के बाद सरकार को अपना चालू खाता घाटा कम करने की मदद मिलेगी। कर्ज देने के लिए बैंकों की नकद धन की आवश्यकताओं को फिलहाल पूरा किया जा चुका है और यदि अर्थव्यवस्था में तरलता की दिक्कत हुई तो केंद्रीय बैंक आवश्यक और कदम उठाएगा। गवर्नर दास ने राजधानी में छोटे एवं मझोले उपक्रमों के संघों के साथ बैठक की।
गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि एनपीए का कोई लक्ष्य हमें नहीं दिया गया है। बहुत से मुद्दे हैं जिन पर सरकार और आरबीआई चर्चा करते हैं, लेकिन उन सभी मुद्दों में अंतिम निर्णय आरबीआई का होता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उत्तर प्रदेश में खनन घोटाले के मामले की जांच की आंच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक पहुंच गई है। इस पर सपा और बसपा ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लगभग 25 साल बाद दोनों पार्टियों ने मिलकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सपा के रामगोपाल यादव और बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि अभी हमारा गठबंधन हुआ भी नहीं है और भाजपा ने सीबीआई से गठबंधन कर लिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश में खनन से जुड़े एक लंबित मामले में सीबीआई की जांच के दायरे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी शामिल किए जाने को लेकर लगाई जा रही अटकलों को भाजपा का चुनावी हथकंडा बताया। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख को इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मायावती की ओर से जारी बयान के अनुसार मायावती ने अखिलेश से टेलीफोन पर बात कर कहा कि भाजपा द्वारा इस तरह की घिनौनी राजनीति और इनका चुनावी षड्यंत्र कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह उनका पुराना हथकंडा है। इसे देश की जनता अच्छी तरह से समझती है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वर्ष 2016 में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद हुई हिंसा में मारे गए सभी लोग शहीद थे। वह अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद की तीसरी पुण्यतिथि पर बिजबिहाड़ा गई थी। यहां उन्होंने फातिहा पढ़ने के बाद कहा कि बुरहान के मारे जाने के बाद भड़की हिंसा में कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। इसके लिए वह लोगों से माफी मांगती है। पिछले कुछ दिनों से महबूबा पुराने ढर्रे पर चल पड़ी हैं। आतंकियों के घर जाने के साथ ही अलगाववादियों की वकालत करने लगी हैं। बिजबिहाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वह एक माँ है और माँ का दर्द जानती है। लोग उनकी बातों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने 2016 की हिंसा में मारे गए बच्चों के लिए कहा था कि वह क्या टॉफी या दूध लेने गए थे। इस पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने यह उस अर्थ में कहा था कि कुछ लोगों ने इन्हें ढाल बनाया था, उन्हें आगे कर अपना स्वार्थ साधने की कोशिश की थी। आज उनका कलेजा फट रहा है, रोजाना खून बह रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 9 जनवरी को जयपुर में किसान रैली को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद यह कांग्रेस की पहली रैली होगी। इस रैली में प्रदेश के हर हिस्से के किसान और आम लोगों को शामिल होने का न्योता कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जयपुर दौरे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चर्चा की। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कल जाके आए हैं साइट पर, तैयारी पूरी चल रही है। आज हम लोग वापस जाएंगे, साइट पे जाएंगे, तैयारी को जायज़ा लेंगे। लोगों में भारी उत्साह है, राजस्थान भर में किसानों में भारी उत्साह है। किसानों को लगता है कि हमारी अपनी गवर्नमेंट आई है जो किसानों के हितैषी गवर्नमेंट है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत भारी संख्या में किसान आएंगे और रैली बहुत कामयाब होगी, ये मेरा कहना है। वहीं राजस्थान में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने चिंता जताई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार चिंतित है। सरकार अपने स्तर पर बराबर मॉनिटरिंग कर रही है। पिछले सरकार में स्वाइन फ्लू की जांच पुणे में होती थी, लेकिन अब ये जांच प्रदेश में ही होती है। स्वाइन फ्लू को लेकर मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे तुरंत इलाज करावें। स्वाइन फ्लू हर 3 साल के अंदर एक साइकिल चलती है, जो WHO भी कहता है कि हर 3 साल में साइकिल चलती है, उस पर इसका उठाव होता है। फिर भी हमने टीमें भेजी है, पाली में, जोधपुर में, सब जगह भेजी थी और पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। फॉर्चुनेटली जब स्वाइन फ्लू शुरू हुआ था तो एक भी लैब नहीं थी राजस्थान के अंदर। एक डेजर्ट मेडिसिन सेंटर जोधपुर के अंदर है केंद्र का, एक लैब वहाँ पे थी, वरना हमारे जो सैंपल होते थे पूना जाते थे, दिल्ली जाते थे। आज स्थिति है कि तमाम सैंपल की जांच 24 घंटे में है। अधिकांश संभागीय मुख्यालय पर, अधिकांश जगह पर लैब खुल चुकी है। इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। डॉक्टर्स लोग बहुत इसमें सचेत हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं, ये मैं स्वीकार करता हूँ। और जब तक जनता साथ नहीं देगी इसमें, जब तक खाली डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें अवेयरनेस का बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि जनता को खुद को चाहिए, आम जनता को भी, आम व्यक्ति को भी, जैसे ही उसको सिम्टम्स मिले सर्दी के जुकाम के,
उसको चाहिए इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाए। सिंपल दवा होती है टेमीफ्लू लेने की, बाजार में मिलती है, फ्री मिलती है सरकारी अस्पतालों के अंदर। वो अगर शुरू कर दे तो उसके बाद में कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। डूंगरपुर में किसानों से कर्ज माफी के नाम पर करोड़ों का घोटाला उजागर होने के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि किसान कर्ज माफी में बड़ा घोटाला हुआ है। ये घोटाला पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुआ था। हर किसी को जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी तो हमारी सरकार बनी है और लोन अभी दिए ही नहीं है। ये शिकायत तो हमारी है कि बीजेपी राज में इतना बड़ा घोटाला हुआ है। ये तो एक खुला है, हो सकता है कि ऐसे घोटाला और सामने आए। मीडिया के जिस चैनल ने बात चलाई है उसको भी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए कि भी सरकार हमारी बनी है, लोन हमने दिए ही नहीं हैं। जिस गवर्नमेंट ने लोन दिए हैं उसके ऊपर आरोप है कि फर्जी लोग जो विदेश में बैठे हुए हैं उन्होंने लोन उठा भी लिए, चले भी गए और उनके लोन माफ़ भी हो गए। तो ये तो आरोप उन पे लगता है। चैनल चला रहा है कांग्रेस का, सरकार बनते स्कैम हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रदेश कांग्रेस में दिवंगत नेताओं को याद करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व पीसीसी अध्यक्ष शुभाराम की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने स्वर्गवासी शुभाराम की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर पूर्व पीसीसी अध्यक्ष को याद किया। मोदी सरकार के गरीबों को आरक्षण देने के फैसले के बाद इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्र सरकार की ओर से सवर्ण आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पहले ही 14% सवर्ण आरक्षण का फैसला लागू कर चुकी थी। ऐसे में केंद्र सरकार को इस बारे में अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए। यह फैसला मोदी सरकार का केवल महज चुनावी जुमला है। सीएम गहलोत ने कहा कि चुनाव आते ही भाजपा को आरक्षण और मंदिर याद आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल संविधान के वर्तमान नियमों के अनुसार आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की राह काफी मुश्किल है। पूरे देश के अंदर पहली सरकार हमारी थी 98 के अंदर, जिसने 14% आरक्षण दिया था ईबीसी को, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। उनको देने का प्रस्ताव कैबिनेट का मेरे वक्त में था, जब मैं मुख्यमंत्री था 98 से 2003 तक। फिर हम लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैंने रिक्वेस्ट पत्र भेजा कि आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि 14% आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण मिले। तब से शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद में सरकार बदली भी है, परंतु अब जाके जो 10% किया है, मैं समझता हूँ कि जो हमारा प्रस्ताव था 14% का, वो बिल्कुल मौजूद था। और यहाँ की पिछली गवर्नमेंट ने 14% का आरक्षण का बिल पास कर रखा है, आगे कोई कार्रवाई नहीं करी है। अब भी मैं चाहूँगा कि उनको 10 नहीं 14% की जो मांग थी उसके आधार पर फैसला करना चाहिए, संविधान में संशोधन करना चाहिए, तत्काल आरक्षण मिलना चाहिए। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए और कहा कि विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी तरह की कोई कोताही न बरतें। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। कटारिया पंत कृषि भवन में कृषि और संबद्ध विभागों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विभागीय योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की और कार्य को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जन घोषणा पत्र के कृषि और संबद्ध विभागों से संबंधित सभी बिंदुओं पर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने प्रदेश में यूरिया उपलब्धता की जानकारी ली और भविष्य में यूरिया के माकूल इंतजाम करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि पीके गोयल ने कहा कि कृषि विभाग की प्राथमिकता फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय को बढ़ाना है। उन्होंने कृषि विभाग के योजना प्रभारियों को वित्तीय वर्ष समाप्ति से पूर्व बजट को सही खर्च करने के निर्देश दिए। पिछले दिनों किल्लत थी, ये बात सही है यूरिया की, पर अब मेरे ख्याल से उसमें काफ़ी कुछ हो चुका है, अब किल्लत है नहीं। जहाँ जहाँ से डिमांड आ रही है वहाँ ट्रेनें हमने रवाना कर दी है और एक पॉइंट्स पे यूरिया उठ के जा रहा है। कई जगह से हमारे पास आई थी बात भी, वहाँ सब रेक पॉइंट से हमने
यूरिया पहुंचाने का काम किया। देखिए अभी पूरा प्रेजेंटेशन देखा जाएगा, पूरा जो विभाग है कृषि विभाग, उसमें जितनी भी संस्थाएं काम कर रही है उनका लेखा जोखा और उनकी वर्किंग के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जाएगी और उसके बाद में दिशा निर्देश दिए जाएंगे और वो दिशा निर्देश हम आपको अवगत कर देंगे। शाम तक बैठक चलेगी, अभी चालू हुई है आपके सामने, और जो भी बातें होगी आपको बता दी जाएगी सब। देखिए जैसा भी माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि कृषि और उद्यानिकी विभाग के तहत जितने भी हमारे विभाग और एजेंसीज हैं उनकी 2 दिन की समीक्षा बैठक हमने आज यहाँ मंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की है। 4 सत्रों में विभिन्न, आज जैसे जो मॉर्निंग सेशन है उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और जो RACP हमारा प्रोजेक्ट है उसकी समीक्षा की जाएगी। आफ्टरनून में वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, सीड सर्टिफिकेशन जो है हमारे उनके कॉर्पोरेशंस की कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल प्रातः सत्र में मार्केटिंग बोर्ड और कृषि विपणन जो हमारा डायरेक्टरेट है उसकी समीक्षा की जाएगी और आफ्टरनून में और जो बचे विभाग उनकी समीक्षा की जाएगी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष CP जोशी की बहाली के बाद RCA कार्यकारिणी की पहली बैठक हुई। अध्यक्ष CP जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपाध्यक्ष मोहम्मद इकबाल, संयुक्त सचिव महेंद्र नाहर, कोषाध्यक्ष आजाद सिंह सहित कार्यकारिणी के अन्य सदस्य और विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। हालांकि बैठक में RCA के महासचिव RS नांदू के नहीं पहुंचने पर RCA में गुटबाजी साफ तौर पर नजर आई। बैठक के बाद अध्यक्ष CP जोशी ने कहा कि RCA में अब BCCI की शर्तों की सख्ती से पालना होगी। यदि कोई जिला संघ पालना नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ CP जोशी ने कहा कि BCCI ने RCA के सामने ललित मोदी को लेकर शर्त रखी थी कि ललित मोदी का RCA से कोई संबंध नहीं होना चाहिए और उसी को लेकर 3 जिला संघों को नोटिस दिया था, जिनके जवाब में आज बैठक में जानकारी ली। जिला संघों द्वारा कोई जानकारी नहीं देने के कारण कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निश्चित तौर पर जब रिकॉर्ड उपलब्ध होने के बाद यदि वो रिकॉर्ड है, आपके प्रेस के माध्यम से मैंने सुना था कि हमारे जो उस समय के चुने हुए सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि उनके पास पत्र है, आपको बताया यदि आपके पास पत्र तो हमें दे दें पत्र, हम उसका भी उपयोग ले लेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो BCCI का रिक्वायरमेंट है वो पूरा किया जाए और BCCI के रिक्वायरमेंट के अंतर्गत यदि उनके पास कोई पत्र है, यदि आपके पास कोई पत्र है तो पत्र भी हमें उपलब्ध करा दें। हम रिकॉर्ड से भी कोशिश कर रहे हैं उपलब्ध हो जाए। यदि पत्र उपलब्ध नहीं होगा तो जो BCCI का रिक्वायरमेंट है उसके संदर्भ में कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर संविधान को AGM से पास करना, तो AGM की मीटिंग का भी क्या हुआ? कौन से संविधान को पास करना? AGM में मुझे पता नहीं, आपको जानकारी हो तो बताएं मुझे। संविधान तो पास है, AGM में रखना था सर। मुझे संविधान पास है, आपको कोई जानकारी तो बताएं मुझे। नमस्कार, धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।